ईच एंड एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में कैपिटल गेन में आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिशिएबल असेट पे कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होता, ये हम सीख चुके हैं। क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट में। हम सिमिलर असेट्स पे एक साथ ब्लॉक बना के डेप्रिसिएशन लगाते हैं। रेट भी फिक्स है, मेथड भी फिक्स है। मेथड है WDV, रेट है अलग अलग ब्लॉक्स की अलग अलग है, वो हम PGBP में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पढ़ने का काम नहीं है हमारा। मैं रिवीजन अभी वीडियो ऑन करने से पहले ही करा चुका हूँ। रिवाइज करना है, पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। ये दो चार्ट्स आपको बनाने हैं कि डेप्रिशिएबल असेट सेल करने पे कैपिटल गेन नहीं आता एक्सेप्ट इन 2 सिचुएशंस, या तो असेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे। ये बाय हार्ट हो जाना चाहिए। मतलब मम्मी भी यूँ बोले बेटा डेप्रिशिएबल असेट पे कैपिटल गेन नहीं आता, कि नहीं आता है, या तो असेट बाकी ना रहे या नींद में से भी, नींद में भी वो मम्मी बोले या तो असेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में हम ब्लॉक की वैल्यू नील कर देंगे, कैपिटल गेन में आएंगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, टोटल WDV, परचेज प्लस करने के बाद। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था, मुझे याद नहीं है, सिद्धि ने पूछा था, अपूर्व ने पूछा था कि हार्दिक ने पूछा था कि सर अगर हमने कोई एक असेट बेचा और वो ज़्यादा में बेच दिया, मतलब मेरे पास, अब टाइम वाइज समझो, मेरे पास 5 लाख की ओपनिंग WDV थी। अब मैंने उस 5 लाख में से सारे नहीं, इक्के दुक्के असेट 6 लाख रुपए में बेच दिए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 6 लाख में जब बेचे तो वैल्यू बाकी नहीं रही, तो क्या आ जाना चाहिए, कैपिटल गेन आ जाना चाहिए। लेकिन फिर बाद में मैंने 3 लाख के असेट और खरीद लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही चार्ट कब बनेंगे, एंड में। स्पेशली डेप्रिसिएशन का चार्ट तो कब बनेगा, एंड में। इसमें क्रोनोलॉजी देखी नहीं जाती कि पहले बेचा है कि पहले खरीदा है। साल भर में जो भी खरीदा है, भले ही बाद में खरीदा हो, पहले क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। फिर क्या कर दिया जाएगा, जितने बेचा हो माइनस कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से तो फिर क्रोनोलॉजी क्या बैठेगी कि पहले हमने क्या करा, सर हमने पहले 5 लाख का ओपनिंग WDV था, साल भर में मैंने कभी भी खरीदा हो, खरीदने वाला पहले क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 5 में 3 क्या हो जाएंगे, प्लस, टोटल कितना हो गया 8, और जो बेचा हो कितने बेचा, 6, तो 6 माइनस होंगे तो 2 वैल्यू भी बची और कुछ मेरे पास असेट्स भी बचे। ठीक है, तो फिर कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कुछ जनरल पॉइंट्स जो मैं लिखवाना चाहता हूँ, एक तो मैं यही पॉइंट लिखाऊंगा असेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे, और एक मैं ये लिखवाऊंगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा क्या लेंगे अपन, टोटल WDV, परचेज के बाद वाली। तीसरा मैं ये लिखाऊंगा कि डेप्रिशिएबल असेट्स में आपका असेट कितना भी पुराना क्यों ना हो, कैपिटल गेन हमेशा कौन सा आएगा, शॉर्ट टर्म। कैपिटल गेन हमेशा कौन सा आएगा, शॉर्ट टर्म। चौथा मैं कहूँगा क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म आ रहा है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो आप भूल ही जाओ। मतलब मैंने ये 5 साल पहले बनवाया था 50,000 रुपये का, अब मैं इसको बेच रहा हूँ, तो वो 50,000 रुपये तो बरसों पहले की कॉस्ट है भैया। वो डेप्रिशिएट होकर जो वैल्यू बनी है WDV वही माइनस होगी, इंडेक्सेशन कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब सिंपल है यार, कंसेप्ट नया है पर है बहुत सिंपल, तुम्हारे तो काम का है भाई। क्यों, क्योंकि तुम तो बच गए, तुम्हें तो कैपिटल गेन कैलकुलेट ही नहीं करना, और जब कैलकुलेट करना भी है तो कोई इंडेक्सेशन कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टोटल WDV ही तो माइनस करनी है। मतलब अगर इस पूरे कंसेप्ट को पढ़ें और उसको एनालाइज करके कंक्लूड करें तो मैं तो 2 बातों में बात खत्म कर दूंगा कि पहली बात, डेप्रिशिएबल असेट बेचोगे कैपिटल गेन नहीं आएगा एक्सेप्ट इन सिचुएशंस। ठीक है, अब अगर इन 2 सिचुएशन में से कोई एक आ भी रही है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, टोटल WDV, बात खत्म। कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया हमारा। ठीक, ओके, डेप्रिशिएबल असेट कंप्लीट हुआ हमारा। नोट्स पे आओ आप लोग प्लीज, ये मेरे को देके जाना, मुझे काम है इसका। नोट्स पे आओ और एक नोट्स मेरे को दे दो बेटा, दोस्त ना रहा, नोट्स पे आ जाओ। पेज नंबर वाइज देख लेते हैं, जो चीज़ बाकी होगी वो पढ़ेंगे। पहला पेज, असेट्स क्या होते हैं हमने पढ़ लिया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कितने टाइम में बनते हैं ये भी हमने पढ़ लिया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया, स्पेशल पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड ये हमने पढ़ लिया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की टेबल पढ़ लिया हमने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ फाइनेंशियल असेट्स पढ़ लिया, एग्जेम्पशन पढ़ लिए, लैंड का हमने पूरा चार्ट पढ़ लिया, सेक्शन 54 EC हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पेज पे आओ, सेक्शन 54 EC के बाद सेक्शन 54 EE और सेक्शन 54 GA, 2 सेक्शन का रेफरेंस दे रखा है आपको, दिख रहा है क्या ऊपर ही ऊपर, ये आपके सिलेबस में नहीं है पर सेक्शन एग्जिस्ट करते हैं इसलिए हमने रख रखा है। आप कहो तो मैं हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ। सेक्शन 54 EE सेम एज सेक्शन 54 EC,
अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। इसका पूरा सेक्शन बताऊं मैं तो पहले जो सेक्शन 54 ईसी हुआ करता था ना बेटा, उसका स्कोप बहुत बड़ा हुआ करता था। हाँ, अभी जो तुम लोगों ने पढ़ा है उसमें यूँ पढ़ा है सेक्शन 54 ईसी कब एप्लीकेबल होगा, जब आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेचोगे और 4 बॉन्ड खरीदोगे, NHAI, RECL, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इनके बॉन्ड खरीदोगे और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो असेट से असेट कंपेयर करो, लैंड एंड बिल्डिंग के बदले में 4 बॉन्ड। पहले है ना लैंड एंड बिल्डिंग नहीं था, पहले था एनी लॉन्ग टर्म असेट। एनी लॉन्ग टर्म असेट के बदले में 2 बॉन्ड या मतलब 4 बॉन्ड, ठीक है। अब उन्होंने इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, एनी में से एनी हटा के क्या रहने दिया, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग। तो बाकी के लॉन्ग टर्म असेट के लिए नया सेक्शन लेके आए, सेक्शन 54EE, और उसमें बोला एनी लॉन्ग टर्म असेट बेच के कोई से भी गवर्नमेंट के नोटिफाइड बॉन्ड्स आप खरीद लोगे, जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है सेक्शन 54EE के पर्पस के लिए। तो नोटिफिकेशन में कौन कौन से बॉन्ड रखती है वो लिस्ट याद रखना हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो कोई सा भी लॉन्ग टर्म असेट बेचो, नोटिफाइड बॉन्ड्स खरीदो, EE में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बाकी रूल्स सेम टू सेम EC की तरह है कि एग्जेम्पशन मैक्सिमम 50 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 6 महीने में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम वाला कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है, पर हमारे सिलेबस में नहीं है, ये तो मैं बस बता रहा हूँ कि एग्जिस्ट करती है कोई चीज़। अगला है सेक्शन 54GA, ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है कि मान लो ये शहर है, ठीक है, तो सरकार पता है इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए प्लेस कहाँ प्रोवाइड करती है, शहर की बाउंड्री पे बाहर, ताकि उससे शहर का रेगुलर ट्रैफिक इफेक्ट ना हो और वो शहर से कनेक्टेड भी रहे, क्योंकि लोग भागी काम करेंगे तो शहर से कनेक्टेड भी रहे, हाईवे से टच में रहे तो ट्रक्स के मूवमेंट में भी आसानी रहे, और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनकी रिहाइश में भी आसानी रहे। लेकिन मान लो अब हमारा शहर ही बढ़ गया, कोटा फैलता जा रहा है ना, तो अब ये इंडस्ट्रीज कहाँ आ गई, बिल्कुल बीच में आ गई। जैसे आप देखो कि हमारे कोटा में ये KTPS, कोटा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, नदी पार। नदी पार भी कोटा का, अगर आप यूँ देखो कि ये कोटा है और ये बीच में चंबल रिवर जा रही है, ठीक है, तो इस साइड KTPS है और इस साइड हमारा पुनाड़ी, ठीक है। इधर रेसिडेंशियल बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे अब वो यहाँ पे भी वो पार्श्वनाथ की कॉलोनी बन गई है और नानता फैलता जा रहा है, तो अब देखते ही देखते ओ ये तो कोटा नहीं आ गया सर। एक कोना है जो हाईवे से कनेक्टेड है, बाकी तो चारों तरफ तो कोटा आ गया इसका। अब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री को तो, क्योंकि वो तो नदी के पास रहना जरूरी है, उससे तो पानी बहुत सारा बाहर निकालते हो, गर्म पानी, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बेचारी इंडस्ट्रीज थी जिसको पहले शहर के बाहर जगह दे रखी थी, अब वो शहर के अंदर आ गई है, तो इनको कभी 20-25 साल में ऑर्डर दे दिया जाता है कि चलो भैया अब तुम्हें हम वापस से नई जगह देते हैं और अपनी सारी इंडस्ट्रीज आप यहाँ से लेके यहाँ पे क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। सर कैसे शिफ्ट करेंगे, ज़मीन जायदाद कहाँ से लेके जाएंगे वहाँ पे, कि नहीं यहाँ का लैंड एंड बिल्डिंग बेचो और वहाँ का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदो और प्लांट एंड मशीनरी सारी शिफ्ट करो। सर प्लांट एंड मशीनरी तो बिल्डिंग बराबर की प्लांट एंड मशीनरी है, बरसों पुरानी सेटअप की गई है, खोलते ही बिखर जाएगी, जब तक चल रही है तब तक चल रही है। आप कहो यहाँ से उठा के अस्तर पिंजर वहाँ जोड़ दूँ तो गायब हो जाएगी वो, ठीक है, बेच दो पुरानी वाली और नई खरीद लो। तो अभी अपन ने सेक्शन 54G, नहीं वो भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, तो तुमने तो G भी नहीं पढ़ा, GA भी नहीं पढ़ा। सेक्शन 54G में यूँ था नहीं, लेकिन 54D पढ़ा है आप लोगों ने। सेक्शन 54D में क्या था कि आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की लैंड एंड बिल्डिंग बेच के इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। वहाँ तो आप अपनी अच्छी इच्छा से कर रहे हो कि नहीं, कंपलसरी एक्विजिशन है वहाँ पे, कंपलसरी एक्विजिशन है वहाँ पे। यहाँ पे सरकार ने ऑर्डर दिया है तो लैंड एंड बिल्डिंग के साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी पे भी एग्जेम्पशन है कि पुरानी इंडस्ट्रियल की लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी बेच के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जा रहे हो, नई इंडस्ट्रियल की लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी खरीद के जो भी कैपिटल गेन होगा वो क्या हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट। ऐसा कोई सेक्शन प्रिवेल करता है हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, 54 घर के बदले में घर,
54 बी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बदले में एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन नहीं, अर्बन एंड रूरल दोनों। 54 डी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बदले में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के बदले में लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। फिर 54 ई सी लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग के बदले में 4 कंपनीज के बॉन्ड। 54 एफ एनी लॉन्ग टर्म असेट बेच के रेसिडेंशियल हाउस। ये 5 सेक्शन है मेरे पास, 54, 54 बी, 54 डी, 54 ई सी, 54 एफ। सबसे इंपॉर्टेंट 54 एफ, क्योंकि इसका स्कोप सबसे बड़ा है। कुछ भी बेचो, घर खरीदो, ठीक है, ओके। अच्छा, 54 एफ में शायद एक बात में डिस्कस करना रह गया, नहीं शायद करिए, कि 54 एफ में जो आप नया घर खरीद रहे हो तो इसके पहले आपके पास एक और पुराना घर है तो चलेगा। इसके पहले अगर आप 2 पुराने घर हैं तो नए वाले पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। 1+1 2 ही होना चाहिए बस, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमने नहीं पढ़ लिया, पीरियड ऑफ होल्डिंग पढ़ लिया ना अपन ने, कॉमन सेंस ही है, जहां की कॉस्ट ले रहे हैं वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग उठा लेंगे अपन, ठीक है। इक्विटी शेयर्स का 112, 111A, सॉरी 112A, 111A, 112 और आम जिंदगी सब पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। ओहो ये बाकी है भाई। दस मिनट है, मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं। लीगल रूल्स एंड कंडीशन कल पढ़ेंगे, चार्ट कल पढ़ेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है वो बता देता हूं। अंडरलाइन कर लो, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट पेज नंबर 8 पे। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट अंडरलाइन कर लिया, तो ये एक लीगल टर्म है, इसके बारे में ढंग से समझना। अक्सर आएगा ये स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट क्या होता है कि भाई साहब मेरे बाप दादा घर तो छोड़ गए, लेकिन उस घर को दोबारा बनाने के लिए पैसा छोड़ के नहीं गए। जैसे मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ तो मैंने यही कहानी सुनी है कि हमारे पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, इतना पैसा था, और दादी तो थकती नहीं थी, क्योंकि कहती थी काजू बादाम तो ढोल भर के आते थे बेटा, और मुट्ठी भर भर के मिलते थे, तो जिसके जितने बच्चे उसको उतनी मिट्टी काजू बादाम मिलते थे। तो मेरी दादी के 7 बच्चे थे तो उनको 7 मुट्ठी उनका पूरा झोला पड़ जाता था, और उनकी देरानी के 2 ही बच्चे थे तो उनको 2 राशि मिलते थे, वो रोती रहती थी बेचारी, ठीक है। तो हमारे 2 पेट्रोल पंप थे, हमारी यहाँ प्रॉपर्टीज़ थी, ये वो कम्युनिटी का जमात खाना हमने बनाया है, मदरसा हमने बनाया है, हमारी ये रही सी, कहीं किसी के पास कार नहीं थी, हमारे पास थी, सबसे पहले टेलीफोन। यार सारे निकम्मे निकले गया तुम, मतलब मेरे बाप दादा सब। तो सुनो, तो मकान तो छोड़ के गए, बहुत बड़ी हवेली 1946 की, बताया ना तुम लोग। अभी तो टाइम बाकी है कि नहीं है, 11:15 तक की थी। कब्जा करने के लिए तो लोग सामने बैठते थे, उन्होंने तो मेहनत की कमाई से बनाया था, ठीक है, उल्टा समझ के साले, ठीक है। अब वो मकान तो छोड़ गए, लेकिन मकान बनाने के लिए एक पाई नहीं छोड़ के गए, उल्टा मेरे को मेहनत करनी पड़ रही। जिसके बाप दादा इतने रईस हो, उनके पोते ऐसे मेहनत करें, लानत ऐसे बाप दादा के ऊपर, ठीक है तो है क्या, मैंने निकम्मे साले। अरे आप टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ। ऐसे नहीं है, मैं आज जो भी हूँ उनके बदौलत हूँ, ठीक है। तो जोक सपाट, घर छोड़ गए, घर बनाने के लिए पैसा नहीं छोड़ गए, और जहाँ पुराने मकान होते हैं वो तो प्राइम लोकेशन हो जाती है भाई, ठीक है। मतलब हमारा मकान बेचो तो 2-2.5 करोड़ में बिक जाए, कह रहा हूँ बाप से बेच दो, नहीं मान ले, ठीक है। जगह है, मकान बनाने का पैसा नहीं है, तो हमने क्या करा, एक बिल्डर के साथ टाई अप कर लिया कि भैया हम मकान खाली कर रहे हैं, थोड़े टाइम किराए पे रहेंगे, आप इस मकान पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ,
थोड़े फ्लैट्स तुम रख लेना, थोड़े फ्लैट्स हमें दे देना। जितने फ्लैट्स हमें मिलेंगे हम ये समझेंगे कि ज़मीन गई, बदले में क्या आ गया, फ्लैट आ गया। और तुम्हारे पास जो फ्लैट बचेंगे उसको बेच के तुम तुम्हारे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या कर लेना, रिकवर कर लेना। ऐसा ही तो होता है, सुना है नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ, ऐसा होता है। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास से मेरा एक असेट गया लैंड, और बदले में वो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन मिल गया मुझे, तो ये एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? एक्सचेंज हुआ। ट्रांसफर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। इस पे कैपिटल गेन कब आएगा, इसकी बात करना चाहते हैं अपन। इस पे कैपिटल गेन कब आएगा? क्योंकि मुझे पैसा तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे टैक्स कब देना है, तो उसकी बात हम करेंगे कि यार आज आपने अपनी ज़मीन हैंडओवर करी तो उसने कंस्ट्रक्शन चालू किया और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, आपको जो प्रॉपर्टी बेची, हो सकता है उसको आप कंप्लीशन से पहले ही बेच दो, हो सकता है उसको आप कंप्लीशन के बाद में बेचो। मैं जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई है उसके कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहा, मैं कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ वो जो लैंड मेरे पास से गई उसकी बात कर रहा हूँ। उसका कैपिटल गेन कब आएगा? तो थंब रूल बता रहा हूँ, उसके ऊपर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ रूल बता रहा हूँ तो याद ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहानी किससे नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि अगर आपने कंप्लीशन से पहले ही बेच दिया तो ये गलत किया। इस केस में हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, हम जब आपने उसको हैंडओवर किया ना तभी टैक्सेबल कर देंगे। गलत किया ये हाश है थोड़ा डिसीजन। कंस्ट्रक्शन बनने में 3 साल लगे, मैंने दूसरे साल में बेच दिया, तो मेरी प्रॉपर्टी का ट्रांसफरेबल या टैक्सेबिलिटी कब आ जाएगी? पहले साल में जब मैंने हैंडओवर किया तभी आ जाएगी। तो भैया हो सकता है मुझे ब्याज के साथ क्या देना पड़े, टैक्स देना पड़े। लेकिन अगर मैं रुक जाता हूँ, पूरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होने देता हूँ और कंप्लीशन के बाद बेचता हूँ, तो सरकार मेरी बात मानती है और इस ट्रांसफर का डेफरमेंट कर देती है डेट ऑफ कंप्लीशन तक। अब मुझे टैक्स कब देना है? डेट ऑफ कंप्लीशन पे देना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वापस बोलता हूँ, मेरे पास ज़मीन गई, उस ज़मीन की बात हो रही है। ज़मीन के बदले में हमारा सौदा हुआ है कि आप हमारी बिल्डिंग में 4 माले बनाओगे, 4 मालों में से 2 माले मेरे, 2 माले आपके। तो वो जो 2 फ्लोर मुझे मिलने वाले हैं, वो 2 फ्लोर मैंने किसी को सिर्फ पेपर पे नक्शा दिखा के बेच दिया। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, उसी में मैंने 2 फ्लोर बेच दिया। तो जब मैंने एग्रीमेंट किया, हैंडओवर किया, तभी वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। जितने बेचा वो मेरे ज़मीन की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर मैंने वो 2 फ्लोर पूरे कंस्ट्रक्ट होने के बाद बेचे तो टैक्स की लायबिलिटी कब आएगी? आज, डेट ऑफ कंप्लीशन पे, ठीक है। अब वो तो मैं कभी भी बेच सकता हूँ, तो जैसे ही कंप्लीशन होगा टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानूंगा? उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। मैं तुम्हें थोड़ा सा अमाउंट वाइज समझाता हूँ। वो ज़मीन जो थी ना, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 10 लाख। उसका आज इंडेक्सेशन भी करेंगे ना, तो इंडेक्सेशन करके कितना आ रहा है? 20 लाख। मुझे जो फ्लैट मिले, 2 फ्लोर मिले, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है? 25 लाख, ठीक है। और अब मैं उसको बेचूंगा तो बाद में, कभी भी बेचूंगा उसको, बाद में बेचूंगा ना। उन्होंने बोल दिया पहले बेच दोगे तो तभी टैक्सेबल। ये तो गलत था सर, हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन आप हमारा साथ दे रहे हो। कंस्ट्रक्शन के बाद बेचूंगा तो जिस दिन कंप्लीट हुआ उस दिन टैक्सेबल। तो अब वो रुकेंगे थोड़ी कि जब तू बेचेगा फिर इस डेट पे टैक्सेबल करेंगे। नहीं भाई, घर कंप्लीट हो गया, तूने तेरे फ्लैट्स बेचे नहीं है, तो जिस दिन कंप्लीशन की डेट है उस दिन की टैक्सेबिलिटी आ गई। और ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है, ये क्या बन जाएगी? इस लैंड की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तूने बेचा कितने में? 50 लाख में। तेरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ रही है? 20 लाख। 30 लाख का तेरा क्या है? कैपिटल गेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर मैं फ्यूचर डेट पे कभी ये फ्लैट बेच देता हूँ। तो अब अगर मैं ये फ्लैट 25 लाख से ज़्यादा मैं बेचता हूँ, मान लो 30 लाख रुपए में मैंने फ्लैट बेच दिए, तो 5 लाख पे और कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वही इस चार्ट में हमें पढ़ना है। बाय टाटा, सी।